चलिए आज शुरू करते हैं डिस्कशन थायराइड ग्लैंड का। इसके पहले मैंने 3 इंडोक्राइन ग्लैंड आपको डिस्क्राइब कर दिया है। कौन कौन सा था? सबसे पहला हमने पढ़ा है हाइपोथैलेमस, दूसरा पढ़ा है पिट्यूटरी और तीसरा पढ़ा है पीनियल ग्लैंड। सारा ब्रेन के अंदर, ठीक है, 4 ब्रेन के सेंटर में पिछले वाले हिस्से में तीनों, हमने तीनों का इंपॉर्टेंट रोल पढ़ा और सबके फंक्शंस प्रॉपरली देखे जितनी रिक्वायरमेंट थी आपकी, और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे और चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आते हैं थायराइड ग्लैंड में। यहाँ थोड़ा सा और हम डिटेल भी रख ले रहे हैं। कभी कभी होता है कोई और भी वीडियो देख रहा हो, मतलब एनसीईआरटी के अलावा समझने के लिए, तो कुछ कुछ चीज़ें हम उसमें और ऐड कर देते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आपने सुना होगा कॉमनली कि आयोडीन की कमी से आदमी जो है दिमाग से पैदल है। कहते हैं ना कि अरे आयोडीन नहीं खाए हो क्या। बहुत टॉन्टिंग होती है किसी के लिए अगर किसी का दिमाग थोड़ा स्लो चल रहा है, मतलब कहते हैं ना ट्यूबलाइट अभी लेट में चल रही है इसकी, ऐसे सोच रहा है, मतलब आपने जोक मार दिया, उसको 2 मिनट के बाद समझ में आता है जोक था क्या, 5 मिनट के बाद समझ में आता है, ठीक है। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हमको बाहर से फूड डाइट में लेना पड़ता है, समझ रहे हैं। फूड डाइट में प्रॉपरली आयोडीन नहीं मिल पाता है, इसलिए आयोडीन को फोर्टिफाई किया गया नमक के साथ, क्योंकि हमको ज़रूरत कितनी होती है, बहुत कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में। नमक सब लोग खाते हैं मैक्सिमम, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत कम पॉपुलेशन होती है जो बहुत सात्विक होते हैं, जैसे शांति कुंज हरिद्वार में है, कुछ लोग वहाँ बिना नमक का खाना भी बनता है, बट नमक जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करेगा, नमक की कमी हो जाएगी तो सिग्नल ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसे ही नमक के साथ ही इसको क्या करते हैं, फोर्टिफाई कर देते हैं आयोडीन को, आयोडीन युक्त नमक। नहीं, आपको अगर ध्यान होगा, आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा गांव में पहले मोटा मोटा बोरी में भर के नमक आता था, उसको हम लोग सिलबट्टे पीस के उसको डालते थे, यूज करते थे। टेस्ट नमक का वही रहेगा, हाँ वो फाइन क्वालिटी का रहता है, मतलब नहीं रहता है, रॉ रहता है, लेकिन उसमें आयोडीन नहीं होता है। तो आयोडीन की कमी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। उसके अलावा बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, हम देखेंगे, क्योंकि ये बॉडी के ना बहुत सारी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, ऐसा नहीं कि खाली एक को। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसके लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है, आयोडीन का होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। सो थायराइड ग्लैंड का अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन, तो ये गर्दन जो होती है, आप इमेज में भी देख सकते हैं, नेक वाले रीजन में जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है ना, वॉइस बॉक्स उसी जस्ट नीचे होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ द नेक, अंडर द वॉइस बॉक्स के नीचे, बटरफ्लाई शेप में होता है। बटरफ्लाई शेप का मतलब जैसे बटरफ्लाई विंग, ऐसे बीच में विंग रहता है, इधर साइड में विंग होगा, ऐसे बीच में मेन उसका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रैक, माउथ सब कुछ रहता है, दोनों साइड में ऐसे पंखे होते हैं, ठीक है। सो बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर। सो इट्स अ वेरी वाइटल हार्मोन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज अ वेरी वाइटल हार्मोन फॉर आवर बॉडी, सो इट्स ग्लैंड इज वेरी वाइटल हार्मोन ग्लैंड, ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुला थायरॉइडिया, ठीक है। स्मॉल बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है, कहाँ पाया था, फ्रंट ऑफ द नेक। थायराइड हार्मोन कंट्रोल्स द वे योर बॉडी यूजेस द एनर्जी। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है और किस पर्टिकुलर ऑर्गन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पे किसको कम है, यही डिसाइड करता है, ये कंट्रोल करता है कैसे हमारी बॉडी जो है एनर्जी को यूटिलाइज करेगी, ठीक है। सो इट अफेक्ट्स नियरली ऑल द ऑर्गन्स इन योर बॉडी। लगभग सारे बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट होता है। सो इसकी प्रॉब्लम से कुछ तो बहुत एक्सप्लिसिट प्रॉब्लम होती है, लेकिन बॉडी की अदर फंक्शनिंग भी अफेक्टेड होगी अगर ये प्रोडक्शन इसका ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है। साइज इसका बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा साइज नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, कितना 20 से 60 ग्राम के बराबर एवरेज साइज होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़ें। इमेज आप देखिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका ये ट्रैकिया दिया हुआ है और ये वोकल कॉर्ड है जस्ट उसके नीचे, हमने बोला ना वॉइस बॉक्स जो होता है उसके जस्ट नीचे होता है, फ्रंट ऑफ द नेक बिलो दी वॉइस बॉक्स। देखिए बटरफ्लाई की तरफ दिख रहा है ना, बीच में जो पतला स्ट्रक्चर है, जैसे बटरफ्लाई का मेन बॉडी पार्ट होता है, उसके अलावा उसके विंग्स होते हैं, तो दोनों साइड में यहाँ विंग्स है। इट इज सराउंडेड बाई 2 फाइब्रस कैप्सूल। जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके बाहर जो होती है ना, कैप्सूल मतलब बाहर की लेयर, आउटर लेयर, और 2 फाइब्रस लेयर होती हैं, 2 फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है। और दोनों फाइब्रस लेयर, आउटर कैप्सूल इज कनेक्टेड टू द वॉइस बॉक्स, जो बाहर का लेयर है वो वॉइस बॉक्स से कनेक्टेड होता है ऐसे, ठीक है। एंड दी मेनी इंपॉर्टेंट वेसल्स एंड नर्व्स, जो नर्व्स है हमारी बॉडी में, जो नर्व्स है नर्वस सिस्टम का पार्ट है उससे, और इंपॉर्टेंट वेसल्स से मतलब ब्लड सप्लाई से वो कनेक्टेड होती है।
देयर इज लूज कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द इनर एंड आउटर कैप्सूल। दो हमने बताया फाइब्रस लेयर होती है, आउटर एंड इनर के बीच में ना लूज कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब क्या है, टाइट अगर रहता तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, लूज है तो इसका मतलब मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, आउटर कनेक्टेड किससे है, वॉइस बॉक्स से। क्लियर है। सो कनेक्शन लूज होने की वजह से क्या होगा ना, हमारी बॉडी का जब पोजीशन चेंज होगा, बॉडी का पोजीशन स्पेशली खाने के टाइम पे, जब हम खाना खाते हैं, स्वालो करते हैं, कुछ निगलते हैं, तो थायराइड का जो पोजीशन है ना वो चेंज होता है, मूव करता है, बिकॉज ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द इनर एंड आउटर कैप्सूल लेयर। ओके, रिमेंबर दिस। ठीक है, 2 लोब्स है, हमने देखा, यहाँ देखिए 2 लोब्स हैं, 2 विंग्स है, मतलब 2 लोब है। कहाँ लोकेटेड है ये बता दिया, आइदर साइड ट्रैकिया के दोनों साइड में, आइदर साइड। और इसके बीच में जो बीच का कनेक्शन अब दिख रहा है ना, जो पतला कनेक्शन है, इसको, ये कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्शन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्थमस। ये बहुत फाइन फ्लैप होता है टिश्यू का, इसको क्या बोलते हैं, स्थमस। ठीक है, स्थमस बोलते हैं, दोनों लोग को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स में क्या होते हैं, कंपोज होती हैं क्या, फॉलिकल्स होती हैं, स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं। और यही फॉलिकल जो होती हैं फॉलिकुलर सेल से बनी होती हैं, और फॉलिकुलर सेल्स जो होता है कैविटी जो है इनक्लोज करता है, कैविटी इनक्लोज करता है। और उसी कैविटी में थायराइड हार्मोन जो होता है ना, ड्रॉपलेट के फॉर्म में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर होता है। समझ रहे हैं, फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं उनमें वो एक कैविटी होती है। ठीक है, इंक्लूजिंग अ कैविटी विच स्टोर्स द हार्मोन। किस फॉर्म में होता है, लिटिल ड्रॉपलेट के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा भरा होता है कैविटी पानी की तरह, नो, ड्रॉपलेट के फॉर्म में वहां पे रहता है, और जैसे जैसे नीड होगा वहां से रिलीज होगा। सो फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स जिसमें आयोडीन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमको डाइट में आयोडीन चाहिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है आयोडीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। सो 2 टाइप के हार्मोन सिंथेसाइज करता है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको थायरॉक्सिन बोलते हैं कॉमनली, या T4 का मतलब टेट्रा। ठीक है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और दूसरा है T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन। आप कभी जो थायराइड का टेस्ट करवाएंगे कमी ज्यादा का, तो T3 एंड T4 के फॉर्म में वो देता है किसकी कमी है। क्लियर है। ओके, ये देखिए आपका वो सेल है जो अभी बताया ना, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जहां से हार्मोन मतलब सिंथेसाइज होता है और स्टोर रहता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में। ये थायराइड ग्लैंड्स है। ऊपर सबसे दिखा है थायराइड फॉलिकल्स, ये देख रहे हैं सबसे ऊपर राइट साइड में देखिए लिखा है थायराइड फॉलिकल, ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, और नीचे थायराइड सेल्स दिया हुआ है, एपिथेलियल सेल्स, और सबसे नीचे एक दिया हुआ है सी सेल्स। सी सेल एक अलग टाइप का हार्मोन रिलीज करता है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन या सिंपली कैल्सिटोनिन बोलते हैं। ये बॉडी में ब्लड लेवल को मेंटेन करता है इफेक्टिवली। ये बोन में जो कैल्शियम लेवल है उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। इसेंशियल है, इसीलिए हमको लेना पड़ता है। और अगर डिफिशियंसी होती है इसकी, समझ रहे हैं, डाइट में डिफिशियंसी हो गई तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। और क्या होगा, थायराइड ग्लैंड का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है। और इस कंडीशन को कॉमनली क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर, घेंघा रोग, हिंदी में घेंघा बोलते हैं। थायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ। अगर बच्चा मतलब जब बेबी अभी बर्थ नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसकी कमी होती है तो बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो अफेक्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। ये अफेक्ट उसी पे करता है, बाकी उसके अलावा ओवरऑल बॉडी जो होती है स्टंटेड होती है। स्टंटेड एंड ड्वार्फिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है टर्मिनोलॉजी का। ड्वार्फिज्म हम बेसिकली उस पर्टिकुलर कंडीशन में यूज करते हैं जब बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, वो हम पिट्यूटरी में पढ़े हैं ग्रोथ हार्मोन के केस में। स्टंटिंग का क्या मतलब होता है, हमको किसी न्यूट्रिशन की वजह से अगर हमारा बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है, उसको बेसिकली स्टंटेड ग्रोथ बोलते हैं। तो यहाँ पे आयोडीन की कमी की वजह से हो रहा है, इसलिए स्टंटिंग बोल रहे हैं। ठीक है, ड्वार्फिज्म नहीं यूज कर रहे हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी के अगर होता है दौरान, ठीक है, कमी होती है, अगर थायराइड हार्मोन की कमी प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो क्या होता है, डिजीज क्रेटिनिज्म। ये इमेज है क्रेटिनिज्म की, देख रहे हैं क्रेटिनिज्म। 2 टाइप के क्रेटिनिज्म होते हैं एक्चुअली में, 2 टाइप के क्रेटिनिज्म होते हैं। एक होता है न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिक क्रेटिनिज्म, और दूसरा होता है मिक्स एडिमेटस। एडिमा का मतलब स्वेलिंग होती है, मिक्स एडिमेटस मतलब बहुत सारी अदर कंडीशंस होती हैं। न्यूरोलॉजिक में स्पेसिफिकली जो न्यूरल डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट है, वो अफेक्ट होता है। ठीक है, सो न्यूरोलॉजिक क्रेटिनिज्म में क्या होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होगा विद स्क्विंट।
डीप म्यूटिज्म होगा, मोटर स्पेस्टिसिटी होगी, ठीक है। मिक्स एडिमेटस क्रिटिनिज्म में क्या होगा, इसमें भी ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन जो होगा लेस सीवियर होगा रेदर देन दी न्यूरोलॉजी। ओके, सो बाकी अदर मैनिफेस्टेशन होंगे हाइपोथायराइडिज्म के, और उसमें एक और है डिलेड सेक्सुअल मैच्योरेशन, ठीक है। ये तरीका है, इम्पेयर्ड T4 प्रोडक्शन, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन होगा तो अल्टीमेटली लीड करेगा न्यूरोलॉजिक क्रिटिनिज्म को, ठीक है। ये आपकी NCERT की लाइन है। मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस कोसेंट, एब्नॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म, ये सारे जब थायराइड हार्मोन की कमी होती है, हाइपोथायराइडिज्म के केस है, ठीक है। एंड हाइपोथायराइडिज्म में आल्सो कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इर्रेगुलर इन वीमेन केस। वीमेन के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल को इर्रेगुलर भी कर सकता है हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा तो भी बहुत सारे बॉडी की फिजियोलॉजी जो होगी अफेक्ट होगी। कैंसर के नोड्यूल फॉर्म भी हो सकते हैं थायराइड ग्लैंड में, समझ रहे हैं। ओके, दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर या एक्सोप्थोल्मिया। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर जिसको ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। और ये ग्रेव्स डिजीज जो होता है ना, वो ग्रेव कब्र नहीं है, ठीक है, कब्र की डिजीज नहीं है। ग्रेव्स एक जो थे आयरिश डॉक्टर थे, आयरिश डॉक्टर फिजिशियन, ठीक है। उन्होंने इस डिजीज को सबसे पहली बार 18th सेंचुरी में डिस्क्राइब किया था। इनका पूरा नाम रॉबर्ट ग्रेव है, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ग्रेव्स डिजीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट ग्रेव ने 18th सेंचुरी में इस डिजीज को सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो ग्रेव डिजीज याद रखिएगा, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर को ही बोलते हैं, और ये ज्यादा सिक्रीशन की वजह से होता है, थायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन, मतलब हाइपर थायराइडिज्म। इसमें भी इनलार्ज हो सकता है थायराइड ग्लैंड, आई बॉल ऐसे प्रोट्रूड कर जाती है, बाहर निकली होती है, बड़ी बड़ी आंखें, पूरा स्वेलिंग रहेगा ऐसे, ठीक है। कॉमनली बोलते हैं, कभी ऐसे किसी का दिख गया आपको कि आंख बड़ी बड़ी है, साइड में भी स्वेलिंग है, तो हम पहला हमारा जो दिमाग में आता है, थोड़ा भी जानते हैं आप, तो बोलेंगे भैया थायराइड चेक करवा लो, ठीक है। हो सकता है थायराइड की क्या हो, ज्यादा हो, थायराइड की क्या होगा, थायराइड बॉडी में ज्यादा बन रहा है, थायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, सिंथेसाइज हो रहा है। दूसरा क्या है, अगर ज्यादा सिंथेसाइज हो रहा है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। वेट लॉस होगा क्योंकि बीमार बढ़ा हुआ है तो वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और ग्रेव्स डिजीज जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब समझते हैं, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल के अगेंस्ट में एक्ट करने लगता है, अपनी ही सेल को, अपनी ही बॉडी की सेल को हमारा इम्यून सिस्टम, खुद का इम्यून सिस्टम फौरन समझने लगता है। नॉर्मली इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का, वो डिफरेंशिएट कर लेता है क्या बाहर का है क्या अपना है, लेकिन ऑटो इम्यून के केस में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो पहचान नहीं पाता है कि ये अपना है कि पराया है। वो सबको पराया समझने लगता है, उस पर्टिकुलर सेल को पराया समझने लगता है, उस पर्टिकुलर टिश्यू को पराया समझने लगता है, और उस पर उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऐसे बहुत सारे बड़े डेंजरस डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के, ठीक है, कभी फिर बात करेंगे उसके ऊपर। ये देखिए आपका एक्सोप्थेल्मिया है, ग्रेव्स डिजीज। देखिए ये इमेज मेरी नहीं है, ये दी गई है, उसमें दिया भी है, ये मेडिकल साइंस में ये स्टडीड है, ठीक है। इसमें मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, और मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ, यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। सो बिफोर एंड आफ्टर सेल्फी, ये सेल्फी फोटो कैमरा वाली सेल्फी नहीं है। सेल्फी का मतलब होता है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी जब करवाते हैं हम ना तो उसको सेल्फी बोलते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर इसका ये ट्रीटमेंट है, इसका ये ट्रीटमेंट है। अगर ऐसा हुआ है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर हुआ है या ग्रेव्स डिजीज हुई है, तो ये ट्रीट ऐसे किया जा सकता है। क्लियर है, ओके। ये हमने बेसिक फंक्शन इसमें लिखे हैं, छोटा पॉइंट छोटा हो गया क्योंकि कुछ फंक्शन जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो सीधे सीधे, उसके अलावा फंक्शन जो एक्स्ट्रा फंक्शंस और हैं इंपॉर्टेंट जो नहीं लिखे एनसीईआरटी में, उसको भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, अभी हमने बताया पढ़ा। बीएमआर सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड फॉर्मेशन, मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, फैट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है एंड मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, ठीक है। इसके अलावा और जो फंक्शंस है क्या है, ये फूड को ना बहुत जल्दी यूज करता है। फूड इज यूज्ड अप मोर क्विकली बिकॉज एनर्जी स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल इज ब्रोकन डाउन, द ब्रेन मैच्योर्स, ठीक है। मतलब चिल्ड्रन के केस में अगर सफिशिएंट ये मिलता है, प्रॉपर थायराइड हार्मोन प्रॉपर सिक्रीट होता है, तो ब्रेन प्रॉपरली मैच्योर होगा, ठीक है। बच्चों के ही केस में क्या होगा, ग्रोथ जो है प्रमोट होता है, ठीक है, ग्रोथ इज प्रमोटेड। और इसके अलावा क्या है, एक्टिवेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम लीड टू इंप्रूव्ड कंसंट्रेशन एंड फास्टर रिफ्लेक्सेस। तो जब थायराइड होता है, किसी को कहते हैं ना थायराइड की कमी है, ठीक है, मतलब थायराइड हार्मोन की कमी है ना, तो जो पर्सन होता है उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं लगता है, मन कहीं नहीं लगेगा, बिल्कुल आप
एकदम कहते हैं नीरस जिंदगी की तरह, मतलब आपको जब देखो तब नींद आती रहेगी, क्लास में बैठे हो नींद आ रही है, घर पे सो रहे हो, हर जगह एकदम लिथार्जिक सिचुएशन रहेगी, कहीं पे भी कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसी का प्रॉब्लम है। थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन और टीसीटी विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। हमने बताया वहां सी सेल थी, आपको याद है, ये देखिए एक बार दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे ये सी सेल्स है ना, सी सेल से सिक्रीट होता है क्या, थायरोकैल्सिटोनिन, और ये बोन ब्लड से कैल्शियम लेवल को निकाल के बोन तक पहुंचाने का काम करता है। अभी इसके आगे का हार्मोन हम पढ़ेंगे क्या, पैराथायराइड, तो पैराथायराइड हार्मोन या पीटीएच जिसको बोलते हैं, पैराथार्मोन या पैराथायरिन या पैराथायराइड हार्मोन, वो एंटागोनिस्ट होता है थायरोकैल्सिटोनिन का। पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है, जबकि थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, या जिसको सिंपली हम कैल्सिटोनिन कहेंगे, वो क्या करता है, कैल्शियम लेवल ब्लड से निकाल के बोन डेंसिटी या बोन पे पहुंचा देता है। ठीक है, तो रेगुलेशन ऐसे हो रहा है, एक ब्लड से बोन में पहुंचा रहा है कैल्सिटोनिन, और एक बोन से ब्लड में ले आ रहा है, क्या है वो, पीटीएच पैराथार्मोन। तो दोनों मिलके ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं, और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। उसके अलावा ब्लड जो सिनेप्स हमारा होता है, नर्वस सिस्टम में सिनेप्सिस हम पढ़ते हैं ना, सिनेप्स, तो वहां पे कैल्शियम जो होता है वो हेल्प करता है न्यूरोट्रांसमीटर की जो वेसाइकल्स होते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मर्ज कराने में। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है न्यूरोट्रांसमीटर के, और ताकि सिग्नल पास हो सके। तो इस तरीके से हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड, इसके सारे फंक्शंस देखें, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सो प्लीज हमेशा खाएं कौन सा, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, अपने बुद्धि को एकदम तेज रखें, एकदम कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। मैंने थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा बता दिया है, एनसीईआरटी में कंपैरेटिवली कम है ये सारी। ठीक है, 10 मिनट का ये काम था, 12 मिनट का, लेकिन थोड़ा 20 मिनट हमको लग रहा है चला गया है। तो प्लीज़ डू रीड एंड डू स्टडी प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।